हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इसके लिए एक और नाम है जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। एक ही तरीके का टॉपिक है, नाम अलग अलग है, और हर एग्जाम में ये इन अलग अलग नामों से आपको ये टॉपिक जरूर मिलेगा। अब इसको शॉर्ट में मैं ये बता देता हूँ कि आपको जो इसमें क्या होता है, एक एक्सरसाइज में एग्जाम्पल आपको एक वाक्य दिया हुआ होता है, ब्रैकेट्स में वर्ब दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक में आपको करेक्ट फॉर्म उसकी भरनी है। तो चूंकि आपको उस वर्ब की सही फॉर्म भरनी है तो वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। इसको ऐसे कहूँ कि आपको वर्ब भरनी है, लेकिन वो वर्ब भरी जाएगी उसके कुछ किसी ना किसी सब्जेक्ट के या फिर किसी और कंडीशन से वो प्रभावित होता है। तो सब्जेक्ट से उसका मैचिंग होना जरूरी है। टेंस को लेकर के कि कौन सा टेंस लगेगा, उस टेंस में ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आनी चाहिए। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना जरूरी है, और इसी को कंकर्ड कहते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह दो, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड कह दो, या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कह दो, टॉपिक एक ही है। इसके खूब सारे रूल हैं। हम उसमें से कुछ सेलेक्टेड रूल्स को पढ़ेंगे इस वीडियो में, लेकिन इसके और भी आगे जो रूल्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम सारे रूल्स को इन आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया एक वचन कर्ता, उसके साथ एक वचन कर्ता के साथ हमेशा एक वचन क्रिया लगती है। दूसरा नियम, प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। ये पहला रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आने वाले जितने भी हम रूल्स पढ़ेंगे उन सभी में ये रूल अप्लाई जरूर होगा। जो भी टेंस है कि इस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगती है, तो वो जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट से डिसाइड होती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो एक वचन अगर सब्जेक्ट है, इसको मैं सिंगुलर सब्जेक्ट कहता हूँ, तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक वचन सब्जेक्ट और एक वचन क्रिया क्या होती है, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब क्या होती है, उसको देखते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ये कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, ये तो प्रोनाउन हो गए। या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन, जैसे मैं कह देता हूं बॉय, ठीक है, रवि, स्टूडेंट, बुक, ये नाउन हो गए। ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ये तो क्या हो गए? प्रोनाउन। और ये होता है प्लूरल नाउन। तो ये तो आई, वी, यू, दे तो अपने क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। प्लूरल नाउन हुआ तो जैसे बॉय देखा सिंगुलर तो बॉयज हो गया प्लूरल। अब मैं कहता हूं रवि एंड कवि, दो सिंगुलर साथ में मिल गए तो वो प्लूरल हो गया। या फिर मैं कहता हूं फैंस, आई समझ में? तो ये प्लूरल नाउन बन गए। अब सिंगुलर वर्ब क्या होती है? मैंने इसमें जो वर्ब्स डाली है ये वो वर्ब्स है जो सारे टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब काम आती है, वो है इसमें। सिंगुलर वर्ब में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस जो होता है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। पहली बात। डज अगर है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर होती है। इज सिंगुलर होती है। हैज सिंगुलर होता है। वॉज सिंगुलर होता है। ठीक है। वैसे ही प्लूरल वर्ब, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हुई वो हमेशा क्या होती है? प्लूरल वर्ब होती है। डू हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल होती है। आर प्लूरल, हैव प्लूरल, वर प्लूरल।
तो कहने का मतलब है कि ये जो वर्ब्स है ये बहुत ही कॉमन जो है रूल है, और ये रूल ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। अब जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखा ही, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर स्पीक और स्पीक्स भरना है, स्पीक और स्पीक्स, इन दोनों में से कौन सा आएगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। ही क्या है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, मैंने बताया ना फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस, ये क्या होती है, सिंगुलर वर्ब। तो ही हमेशा स्पीक्स होगा, लेकिन आई है वो कभी भी स्पीक्स नहीं होगा। आई क्या होगा, स्पीक, स्पीक्स करते ही वो क्या हो जाएगा, गलत। ही डज नॉट, आई डू नॉट, शी इज, दे आर, यू वर, दे वर, ही वॉज। आया समझ में? तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही कॉमन और बेसिक रूल है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। माई फ्रेंड्स इज आर इन द क्लासरूम, ये मैंने यहाँ पे दोनों वर्ब आपके सामने दे दी। अब आपको इसमें क्या करना है, चेक करना है कि इसमें क्या आएगा। देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में हमेशा क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। इज और आर में, इज होती है सिंगुलर, आर होती है प्लूरल, तो क्या आएगा, आर। माई फ्रेंड्स आर इन द क्लासरूम। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। दे नेवर ब्लैंक टेक और टेक्स मी रॉन्ग, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, दे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। टेक और टेक्स में ये तो होती है सिंगुलर वर्ब और ये होती है प्लूरल वर्ब, तो दे नेवर टेक मी रॉन्ग। आया समझ में? बस यही रूल हमें पढ़ने हैं। शी ब्लैंक वॉज वर प्लेइंग विद हर नेफ्यू, ठीक है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, वॉज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शी वॉज प्लेइंग विद हर नेफ्यू। ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया जिसमें वॉज वर हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर होती है तो वॉज, प्लूरल होता है तो वर। I blank has have never been impolite before him. I के साथ में क्या आता है हमेशा, have। I क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और have क्या है, have होता है प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो I के साथ में हमेशा have होगा, I have। आगे, she blank do not does not need my guidance, ठीक है। शी डू नॉट और डज नॉट, शी क्या है, शी हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब डू और डज में से डज होती है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो शी डज नॉट नीड माई गाइडेंस। ये रूल अगर आपको याद आ गया, याद रहता है, तो इसका मतलब है कि जितने भी हम आगे रूल्स देखेंगे वो काफी हद तक आसान हो जाएंगे, और कई एग्जाम्स में ये बेसिक रूल बहुत हद तक काम करता है। देखो रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, ऑलवेज यूज वर्ब, कौन सी, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्न शब्दों के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप टेंस के हिसाब से देखो तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया टॉपिक। और ऐसे भी जनरल में याद रखना है कि ये जो शब्द जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये शब्द होते हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
या फर्स्ट फॉर्म एस लगते हैं। अब वो वर्ड्स कौन से हैं? ये वो वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स क्या है? दीज आर, आप ऐसे कह सकते हो, सिंबल्स हैं, ठीक है, जो ये बताते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स है? यूजुअली, जनरली, डेली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी संडे, ओकेजनली, नॉर्मली। अब इसमें और भी जुड़ सकता है, जैसे वंस अ वीक, वंस अ मंथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वर्ड्स है ये आते हैं, तो हमें क्या भरना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस। अब जैसे हिज ब्रदर नेवर बाइक स्लोली, अब राइड की फॉर्म बनी है। हिज ब्रदर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। रूल काम आ रहा है ना, पहले वाला रूल। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। हिज ब्रदर सिंगुलर है, तो राइड की सिंगुलर वर्ब क्या होती है? राइड की सिंगुलर वर्ब होती है राइड्स। हिज ब्रदर नेवर राइड्स बाइक स्लोली। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे देखते हैं। आवर टीचर सेल्डम, ये वर्ड आ गया ना यहाँ पर, आवर टीचर सेल्डम लेट इन द क्लास। अब कम की वर्ब भरनी है। अब कम की वर्ब आएगी, वो किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। क्या आएगी? कम्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस, तो क्या हो जाएगा? कम्स। तो बेसिकली आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये जो एडवर्ब्स आ रही है, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये हमें ये बता रहा है कि इसमें कौन सी वर्ब आनी है। अब वर्ब में भी मान लो दो तरीके की वर्ब है, तो सिंगुलर है तो कौन सी आएगी, प्लूरल है तो कौन सी आएगी, ये याद रखना है। यू ऑफन रूडली विद हर योर एल्डर्स, ये वर्ड ऑफन बता रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस आना है। अब यू क्या है? प्लूरल है, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगा? टॉक। आगे, दीज टू सिस्टर्स जनरली, ये आ गया जनरली। ये बता रहा है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एंड एस आना है। अब सिस्टर्स क्या हो गया? प्लूरल है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वेयर। दीज टू सिस्टर्स जनरली वेयर रेड कलर्ड ड्रेस। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा रूल। आगे बढ़ते हैं। आई ब्लैंक दिस टेम्पल एवरी मंडे, ये आ गया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंडिकेशन। तो आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसका मतलब विजिट। आई विजिट दिस टेम्पल एवरी मंडे, मैं हर सप्ताह, हर सोमवार को इस मंदिर में जाता हूँ। तो विजिट हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या था? प्लूरल था। आगे देखो, इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान में रखना ये, कि अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव या नेगेटिव होता है, ठीक है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक अथवा नकारात्मक हो, तो सहायक क्रिया डू और डज में से का प्रयोग होता है। इसके पश्चात हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे अगर इंटेरोगेटिव है तो क्या होगा? डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव है तो डू नॉट, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब जैसे मुझे बोलना है ही, तो यहां पर डू नॉट और डज नॉट में से क्या आएगा? डज नॉट। ठीक है, और मान लो मुझे वर्ब यूज करनी है, तो ही डज नॉट राइट लेजिबली। ठीक है, तो डज नॉट आया ना, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा, ये याद रखना है। इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? डज ही राइट लेजिबली। ठीक है, तो डज आया ना यहाँ पर, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इसमें रूल में, इसके कुछ एक दो सेंटेंस इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। ही प्लैंक ऑन संडेज, ये वर्ड जो है इसका पहचान हो गई।
संडेज, मंडेज, ऐसा आता है तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, ही के साथ में अब इसमें यहाँ पे वर्ब एक बार नॉट लिख देता हूँ, नॉट रिंग। तो ही क्या आएगा? नॉट, डज, डू नॉट और डज नॉट में से डज नॉट। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक। माई फ्रेंड नॉर्मली, इसमें भी नेगेटिव बना के देखते हैं। ठीक है, माई फ्रेंड्स नॉर्मली। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया ना। तो यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट, ये दो आने हैं। डज नॉट, इन दोनों में से कौन सा आएगा? क्योंकि ये प्लूरल है तो क्या आएगा? डू नॉट। तो माई फ्रेंड्स नॉर्मली डू नॉट मिसगाइड मी। मेरे दोस्त सामान्यतः मुझे मिसगाइड नहीं करते हैं। तो ये रूल हुआ, रूल नंबर सेकेंड। मैंने रूल्स वो लिए हैं जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, उन रूल्स को लिया है। रूल नंबर थर्ड, ऑलवेज यूज इज आर एम प्लस आई एन जी फॉर्म विद द फॉलोइंग। हमेशा इज आर एम प्लस आई एन जी का यूज करो अगर ये शब्द होते हैं। ठीक है, निम्न के साथ में हमेशा इज आर एम प्लस आई एन जी का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस। इस आर प्लस आई एन जी कह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ, ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसी में इज आर एम प्लस आई एन जी का यूज होता है। तो वो कौन से वर्ड्स है जिसमें हमें इज आर एम प्लस आई एन जी का यूज करना है? अगर वो शब्द होते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? इज आर एम प्लस आई एन जी। ये वो शब्द है, नाउ, these days, nowadays, at this time, at this moment, today, at present और presently। ये शब्द जो है वो बताते हैं कि यहाँ आपको क्या यूज करना है? is, are, am प्लस ing फॉर्म। ठीक, she blank with her grandparents these days। ये आगे ना पहचान। अब ये पहचान नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे is, are, am प्लस ing आएगा। is, are और am, इसमें से क्या आएगा? ये डिपेंड करता है शी पे। शी क्या है? सिंगुलर है, तो शी के साथ में हमेशा इज आता है। शी आर कभी नहीं होता, शी एम कभी नहीं होता। ये प्लूरल के साथ आता है, ये आई के साथ आता है। तो शी इज, ठीक है, और लिव का लिविंग। शी इज लिविंग विद हर ग्रैंड पेरेंट्स दीज डेज। नेक्स्ट देखते हैं, आई ब्लैंक मूवी एट प्रेजेंट। तो ये आपका वर्ड पहचान के लिए हो गया ये शब्द। ठीक है, तो आई के साथ में इज आर एम में से क्या लगेगा? आई एम। और वॉच का क्या हो जाएगा? वॉचिंग। आई एम वॉचिंग मूवी एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट वर्तमान में मैं एक मूवी देख रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल एक। आगे देखते हैं, दे ब्लैंक ऑन एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट नाउ अ डेज। तो ये जो नाउ अ डेज है, ये क्या है? इसकी पहचान हो गई। इज आर एम में से क्या आएगा? इज आर एम। दे है प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? आर। तो दे आर। और वर्क का क्या हो जाएगा? वर्किंग। दे आर वर्किंग ऑन एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट नाउ डेज। इन दिनों वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, रवि, और ये आ गया प्रेजेंटली। रवि ब्लैंक इन हिज जॉब प्रेजेंटली। स्ट्रगल की वर्ब बनी है। रवि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज। और स्ट्रगल का क्या हो जाएगा? स्ट्रगलिंग। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स ब्लैंक देयर दिवाली वर्क एट दिस मोमेंट। विद्यार्थी इस समय एक क्षण क्या कर रहे हैं? दिवाली का काम कर रहे हैं। तो इस आर एम में से क्या आएगा? स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के साथ में क्या आएगा? आर आता है। तो स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर दिवाली वर्क एट दिस मोमेंट। याद रहेगा ये रूल? इन शब्दों को याद रखना है। एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, दीज डेज, नाउ डेज, टुडे, नाउ, एट प्रेजेंट, ये शब्द होते हैं। तो आपको इज आर एम प्लस आई एन जी का प्रयोग करना है। रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? ऑलवेज यूज हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म विद द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्न शब्दों के साथ हमेशा हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, अर्थात ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। आप जब भी कहते हो
हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये कौन सी वर्ब हुई, ये कौन सा टेंस हुआ, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका यूज होगा। अब वो शब्द कौन से हैं वो हमें देखने हैं, तो इन शब्दों को देख लेते हैं। देखिए, ये वर्ड्स है नेवर, एवर, जस्ट, येट, ऑलरेडी, बिफोर, सो फार, रिसेंटली, हार्डली, टिल नाउ, सिंस, फोर प्लस टाइम। मतलब कभी नहीं, कभी, जस्ट, या अभी, येट अभी तक, ऑलरेडी पहले से ही, बिफोर पहले से ही, सो फार अभी तक, रिसेंटली हाल ही में, इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो आपको क्या यूज करना है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। याद रहेगा ये रूल। एक छोटा सा प्रश्न जो मुझे लगता है कि बनता है वो होता है नेवर का यूज। ये जो नेवर है अभी हमने सेकंड नंबर रूल में भी देखा था नेवर, और यहाँ पे भी नेवर आया। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नेवर होता है और फिर आपको वर्ब भरनी है, तो ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट है, इसके बाद में ब्लैंक है, फिर नेवर है, फिर ब्लैंक है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। आई बात समझ में। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला नेवर हमेशा सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहेगा, उससे अलग नहीं होगा। जैसे ये यहाँ पे अलग हो गया, ये यहाँ पे माई कजिन है, ये नेवर यहाँ पे ब्लैंक आ गया बीच में। प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट आया था तो माई कजिन्स है तो नेवर पहले आएगा, फिर जो वर्ब आनी है वो आएगी। ये अंतर है दोनों नेवर में। शी ब्लैंक जस्ट द मीटिंग। अब जस्ट वर्ड बता रहा है कि आपको हैज है प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब शी के साथ में हमेशा क्या यूज होता है, हैज का। तो शी हैज जस्ट, और थर्ड फॉर्म स्टार्ट की, स्टार्टेड द मीटिंग, उसने अभी अभी मीटिंग स्टार्ट की है। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। माई कजिन्स नेवर, ठीक है, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। कजिन्स क्या है, प्लूरल, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैव, नेवर, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। इन रॉन्ग डायरेक्शन, मेरे कजिन्स कभी गलत दिशा में नहीं गए हैं। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। दे ऑलरेडी, ठीक है, ये बताएगा कि क्या आना है इसमें, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आने है ना। दे के साथ में क्या आता है, हैव, दे हैव ऑलरेडी, और चेक की थर्ड फॉर्म, चेक द रिपोर्ट्स, वे रिपोर्ट्स पहले से ही चेक कर चुके हैं। द टूरिस्ट नेवर, दो चीज इंपॉर्टेंट हो गई, नेवर हुआ तो इसका मतलब क्या यूज होना है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। प्लूरल है तो क्या यूज होगा, सिर्फ हैव। अब टूरिस्ट होता तो हैज हो जाता, टूरिस्ट से प्लूरल नाउन हो गया तो प्लूरल वर्ब आ गई यहाँ पे, ये प्लूरल वर्ब हो गई। नेवर सीन फायर डांस, इन सैलानियों ने, पर्यटकों ने फायर डांस कभी नहीं देखा है। आई इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 4 months, तो सिंस 4 प्लस टाइम होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आई के साथ क्या आता है, आई हैव, और टीज की थर्ड फॉर्म टॉट। आई हैव टॉट इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 4 months, इस संस्था में मैं 4 महीने पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5। ठीक है, उम्मीद करता हूं अभी तक के रूल्स सारे आपको याद हो रहे हैं, इनको नोट करते जाना। इन रूल्स को नोट करते जाओगे, इनके एग्जांपल्स लिखते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, बोल बोल के अगर रूल्स को लिखोगे तो वो जल्दी याद होंगे। ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म विद द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्न के साथ हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसको क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। अब देखिए ये वर्ड्स कौन से हैं, अगो, बिफोर, बैक, लास्ट नाइट। अब लास्ट के साथ में वीक, लास्ट मंथ, लास्ट दिवाली। ठीक है, कोई भी वर्ड लास्ट के साथ जुड़ गया।
yesterday, today या एनी टाइम ऑफ पास्ट, मतलब कि यहाँ पे 2007 दे दिया या जुलाई 2005 दे दिया, तो ऐसा कोई भी पास्ट का टाइम दे दिया तो वो पास्ट इस टेंस में आएगा। और उसमें क्या यूज करनी है आपको? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। जैसे शी ब्लैंक दिस डिश 2 months अगो, ये बता रहा है 2 months अगो, ठीक है। तो अगो आ गया ना यहाँ पर, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? एट, ठीक। आई ब्लैंक सच प्रोग्राम लास्ट ईयर, आ गया ना, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, कुछ भी हो सकता है। तो आई अटेंड का क्या हो जाएगा? आई अटेंडेड सच प्रोग्राम लास्ट ईयर, ऐसा प्रोग्राम मैंने पिछले साल अटेंड किया था। मैनी स्टूडेंट्स सम प्रोजेक्ट्स इन एग्जीबिशन yesterday, अब ये वर्ड बता रहा है yesterday कि इसमें क्या यूज होगी? सेकेंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? showed, ठीक है। सम प्रोजेक्ट्स इन एग्जीबिशन yesterday, दे ब्लैंक क्लैरिफिकेशन ऑन दिस इश्यू इन द लास्ट, ये जो इन लास्ट मीटिंग, तो लास्ट के साथ में मैंने बताया ना, कोई भी ऐसा वर्ड आता है तो वो वहां पे सेकेंड फॉर्म का यूज करो। तो दे वांटेड क्लैरिफिकेशन ऑन दिस इश्यू, इस मुद्दे पर वो स्पष्टीकरण चाहते थे लास्ट मीटिंग में। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। अगर वाक्य है, इसी टेंस की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है या सेंटेंस नेगेटिव होता है, मतलब प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य होने पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर इंटेरोगेटिव है तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? जैसे डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंटेरोगेटिव। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। बस ये याद रखना है। और डिड हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा, अब सेकंड फॉर्म कभी भी इसमें नहीं आएगी, ये बस याद रखना है। बाकी इसमें कभी हम गलती नहीं करते हैं कि हम डिड के साथ में हमें क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म। ही ब्लैंक डिनर विद मी लास्ट नाइट, अब ये लास्ट नाइट आ गया ना, अब नॉट हैव नेगेटिव बनाना है, तो ये क्या बता रहा है कि ये पास्ट इनडेफिनिट है। और नेगेटिव बनाना है तो क्या आ जाएगा? ही डिड नॉट होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव डिनर विद मी लास्ट नाइट, कल रात उसने मेरे साथ में डिनर नहीं लिया। आगे, माई फ्रेंड्स मी इन माई फंक्शन नॉट अ कंपनी, ठीक है। चूंकि इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो ये बताए कि ये कौन सा टेंस चल रहा है, लेकिन ये कोई एक जनरल फैक्ट तो है नहीं, है ना, कि माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त है वो मेरे फंक्शन में मेरे साथ नहीं देते हैं, तो ये एक जनरल फैक्ट नहीं होकर के एक कोई इंसिडेंट है कि मेरे दोस्तों ने फंक्शन में मेरा साथ नहीं दिया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो यहां पर क्या आएगा? डिड नॉट और अ कंपनी फर्स्ट फॉर्म, बस ये फर्स्ट फॉर्म वाला रूल ही याद रखना है। डिड आ गया तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस ये इंपॉर्टेंट रूल हमेशा के लिए याद रखना है। कई एग्जाम में पांच भी सेंटेंस है तो ये एक सेंटेंस आपको संभवतः मिल जाएगा, तो इसलिए इस रूल को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। रूल नंबर 6 देखते हैं। ऑलवेज यूज वॉज वर प्लस आईएनजी, क्या यूज करना है? वॉज वर प्लस आई एन जी, निम्न शब्द होने पर वॉज वर प्लस आई एन जी, अर्थात कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। वो शब्द कौन से हैं वो देखते हैं। इन दोज डेज, दैट डे, दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, वाइल एंड व्हेन कनेक्टिव, ये होने पर आपको क्या यूज करना है? वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ये यूज करना है। व्हाट, ठीक है। अब ये इंटेरोगेटिव चल रहा है देखो, तो अब क्या करना है? वॉज वर में से क्या आएगा?
ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। आपका सब्जेक्ट है यू, प्लूरल है, तो यू के साथ में वर का यूज होता है हमेशा। यू है तो हमेशा क्या आएगा, वर आएगा इसके साथ में। वॉट वर यू, डू का क्या हो जाएगा, आईएनजी लग गया तो वॉट वर यू डूइंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस एट दैट टाइम, उस समय तुम मेरे घर के सामने क्या कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस हो गया ना। देखो अगर टेंस सही से पढ़े हैं तो उसमें रहा था, रही थी, हमने यू रूल पढ़ा था। तो उस समय तुम मेरे घर के सामने क्या कर रहे थे, तो रहा था, रही थी आ गया, एट दैट टाइम भी आ गया। ठीक है, हमने यू के हिसाब से वर भी यूज कर दिया, आईएनजी भी यूज कर दिया। तो इस तरीके से छोटे छोटे रूल से दिमाग में रखने हैं। आगे देखते हैं, ही ब्लैंक इन द ग्राउंड दैट डे। दैट डे होता है तो वॉज वर प्लस एनजी, ही के साथ क्या यूज होता है, वॉज, और रन का रनिंग। ही वॉज रनिंग इन द ग्राउंड दैट डे, उस दिन वह ग्राउंड में क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। आई एक्सरसाइज एट दैट मोमेंट, उस क्षण, व्हेन यू कॉल्ड मी। एक्स्ट्रा बता दिया कि ये पास्ट में चल रहा है तो पास्ट ही आना चाहिए, और एट एट दैट मोमेंट हो गया, एट द मोमेंट। ठीक है, उस क्षण में एक्सरसाइज करता जब तुमने कॉल किया, तो ये क्या हो गया कि जब तुमने कॉल किया मैं एक्सरसाइज कर रहा था। तो आई के साथ में, ये याद रखना है, आई के साथ में हमेशा वॉज का यूज होता है। तो आई वॉज, टेक का क्या हो जाएगा, टेकिंग एक्सरसाइज एट द मोमेंट यू कॉल्ड मी, जब तुमने कॉल किया मैं एक्सरसाइज कर रहा था। यहाँ पे आई को जो है वो सिंगुलर मानना है, बस ये याद रखना है, आई को सिंगुलर मानना है, वरना हमने आई को प्लूरल भी मानना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल पढ़ा तो आई के साथ में आपने डू नॉट यूज किया, या आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज किया। पास्ट कंटिन्यूअस में आई को सिंगुलर मानते हुए आई के साथ में वॉज का यूज होता है, आई वर का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, शी ब्लैंक व्हेन माय ब्रदर कॉल्ड हर, जब मेरी माँ ने उसे बुलाया, पुकारा, तो ये पास्ट चल रहा है, व्हेन कनेक्टिव हो गया, सेकंड फॉर्म चल रही है। तब वो क्या करी थी, शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी। शी वॉज स्लीपिंग व्हेन माय मदर कॉल्ड हर, जब मेरी माँ ने उसे पुकारा, शी वॉज स्लीपिंग, वह क्या कर रही थी, वह सो रही थी। ठीक है, वह सो रही थी। ये हो गया आपका रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 7 क्या कहता है, ऑलवेज यूज शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म विद द फॉलोइंग, निम्न शब्द होने पर शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो। इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब वो शब्द कौन कौन से हैं जो होने पर हमें फर्स्ट फॉर्म शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो वो वर्ड्स है टुमारो, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट मंथ, या द कमिंग के साथ में ये द कमिंग संडे, द कमिंग, द कमिंग ईयर, द कमिंग बर्थडे। ठीक है, तो इस तरीके से ये शब्द बताते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करो। अब ये ध्यान में रखना है, आई और वी होने पर शैल का यूज होगा। ठीक है, आई और वी अगर होता है तो शैल का यूज, बाकी सारे सब्जेक्ट होने पर विल का यूज। शी, तो क्या यूज होगा, विल। ठीक है, बी इन द नेक्स्ट वीक, यहाँ पे हेयर वर्ड ऐड करो, शिल बी हेयर द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वह यहाँ होगी। आई ब्लैंक योर ड्रामा टुमारो, तो टुमारो आ गया ना, तो शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब आई और वी के साथ में क्या लगता है, शैल, आई शैल वॉच योर ड्रामा टुमारो, टुमारो, मैं तुम्हारा जो ड्रामा है वह कल देखूंगा। ही ब्लैंक अ स्केच ऑफ योर्स द कमिंग वीक, द कमिंग वीक आ गया ना, ये एडवर्ब बता रहा है कि आपको क्या यूज करना है, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ही विल मेक अ स्केच ऑफ योर्स द कमिंग वीक, अगले सप्ताह वह तुम्हारा स्केच बनाएगा। एवरीवन ब्लैंक यू ऑन योर कमिंग सक्सेस, अब ऑन योर कमिंग सक्सेस हो गया ना, कमिंग वीक, कमिंग सक्सेस, तो फ्यूचर को बता रहा है, तो एवरीवन विल
appreciate you on your coming success। तुम्हारी ये जो सफलता, आने वाली सफलता है, इस पर हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तो ये हो गया नेक्स्ट रूल। थोड़ा इजी है रूल ये, और बहुत ही जनरल रूल है। टेंस में इसको हमने पढ़ा है। रूल नंबर 8 क्या कहता है? फॉर यूज द फॉलोइंग यूज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन केस ऑफ बिफोर कनेक्टिव। बिफोर कनेक्टिव होने पर निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। वो स्ट्रक्चर है क्या, उसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? ये हो गया बिफोर अगर किसी भी वाक्य में आता है तो इसके एक तरफ तो क्या यूज होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ क्या यूज होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये याद रखना है। बिफोर कनेक्टिव में एक तरफ सेकंड फॉर्म, एक तरफ आता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। कोई एक दे रखा होगा, दूसरा आपको मिसिंग दिया हुआ होगा, तो वो आपको भरना है। मान लीजिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे दिया बिफोर कनेक्टिव में, तो सेकंड फॉर्म भरो। सेकंड फॉर्म दे दिए इस कनेक्टिव वाले वाक्य में, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म भर दो यहाँ पर। तो दोनों दो रूल एक साथ इसमें हो रहे हैं। बिफोर कनेक्टिव में याद कर लेना, बिफोर कनेक्टिव में एक तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म आती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। शी ब्लैंक हर क्लोथ्स बिफोर हर रिलेटिव्स केम। यहाँ पे ये आ गई सेकेंड फॉर्म, ये बिफोर कनेक्टिव। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। शी हैड वॉश्ड। तो ये क्या हो गया? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसमें दूसरी तरफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रखी थी, ये रही सेकेंड फॉर्म बिफोर कनेक्टिव में, तो इधर क्या आ गया? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, आई ब्लैंक माई वर्क ऑन कंप्यूटर बिफोर इट रेन्ड। ये हो गई सेकंड फॉर्म, ये हो गया बिफोर। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? हैड फिनिश्ड। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क ऑन कंप्यूटर बिफोर इट रेन्ड। बारिश हुई उससे पहले मैं अपना कार्य कंप्यूटर पर कर चुका था। आया समझ में? आगे, द चीफ गेस्ट अराइव की वर्ब बनी है, बिफोर कनेक्टिव आ गया। द प्रिपरेशन बिगिन, तो ये हो गई वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक तरफ। तो बिफोर में एक तरफ सेकंड फॉर्म आ गई, तो एक दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो द चीफ गेस्ट हैड अराइव्ड बिफोर द प्रिपरेशन बिगिन। शी ब्लैंक हर स्टडीज बिफोर कनेक्टिव पेरेंट्स केम। सेकंड फॉर्म, तो शी हैड, चूंकि नेगेटिव है तो हैड नॉट स्टार्टेड हर स्टडीज। उसके पेरेंट्स आए उससे पहले वह अपनी पढ़ाई शुरू नहीं कर चुकी थी, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया इधर। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है? इन केस ऑफ बाय प्लस टाइम, अगर किसी भी वाक्य में बाय प्लस टाइम दे दिया जाए तो आप क्या यूज करोगे? शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय प्लस टाइम होने पर शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा। आप इसको शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म कहो, या आप इसको फ्यूचर परफेक्ट कहो, एक ही बात होती है ये। ठीक है, तो बाय प्लस टाइम होने पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। माई सिस्टर ब्लैंक टू न्यू हाउस बाय द एंड ऑफ दिस वर्क, तो वीक। बाय प्लस टाइम हो गया ना, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, या बाय प्लस कुछ भी टाइम, बाय मंडे, बाय 10 o'clock, बाय नेक्स्ट वीक। बाय प्लस टाइम कुछ भी दे दिया तो क्या होगा? शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। माई सिस्टर विल हैव शिफ्टेड, ठीक है, टू न्यू हाउस बाय द एंड ऑफ दिस वीक। इस सप्ताह के अंत तक मेरी बहन नए घर में शिफ्ट हो चुकी होगी। दे ब्लैंक द सिलेबस बाय दिसंबर, तो ये हो गया बाय प्लस टाइम हो गया, तो दे विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, दे विल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बाय दिसंबर। दिसंबर तक वे सिलेबस पूरा कर चुके होंगे। नेक्स्ट, आई ब्लैंक माई रूम बाय 7 o'clock। बाय प्लस टाइम हो गया, तो आई shall have painted
तो आई शैल हैव पेंटेड हो गया माई रूम, 7 बजे तक मैं मेरे रूम को पेंट कर चुका हूँगा। माई मदर द रामचरितमानस बाय दिस दिसंबर, इस दिसंबर तक मेरी माँ रामचरितमानस पढ़ चुकी होगी। तो माई मदर विल हैव, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पेलिंग सेम है, इसको रेड बोला जाता है। माई मदर विल हैव रेड द रामचरितमानस बाय दिस दिसंबर, इस दिसंबर तक मेरी माँ रामचरितमानस पढ़ चुकी होगी। तो ये हो गया हमारा रूल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा अंतिम रूल इस वीडियो का होगा। नेक्स्ट रूल जितने भी है वो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। रूल नंबर 10, इन केस ऑफ सिंस 4 प्लस टाइम, कभी भी किसी वाक्य में सिंस 4 प्लस टाइम आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। ये रूल हमने परफेक्ट में भी देखा था, दोनों की पहचान तो सेम है। अब हमें अर्थ से ही पता करना होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैन बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहां लिखा मैंने क्या सिर्फ कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब वो कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है? ये अब प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। सिंस फॉर टाइम होने पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों यूज हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कि तीनों एक ही जगह यूज कर ले। आपको वाक्य को अच्छे से पढ़ना होगा और ये देखना होगा कि इसमें कोई ऐसा वर्ड है क्या जो कोई पास्ट को बता रहा है। तो अगर पास्ट को बताने वाला शब्द हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करो। अगर कोई फ्यूचर को बताने वाला शब्द आ गया तो वहां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करो। और ये दोनों ही नहीं है तो आप नॉर्मली दोनों ही नहीं होने पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वहां यूज करो। तो उपरोक्त तीनों में कौन सा प्रयोग होगा इसका पता वाक्य में समय सूचक शब्द से ही पता लगाया जा सकता है, ये याद रखना है। अब तीन जो है, एक, दो और तीन, तीनों में क्या यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी का यूज होता है। मतलब अगर वाक्य में सिंस 4 प्लस टाइम है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर रहे हो तो हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी यूज करो। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हैड बीन प्लस आईएनजी आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो शैल विल प्लस बी, शैल विल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी का यूज होगा। ये तीनों आप नोट कर लेना। तीनों तीन टेंस हो गए इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आया समझ में? अब वाक्य में ये देख लेना कि समय सूचक कोई शब्द दे रखा है क्या, वो दिया हुआ है, इसका मतलब आपको उसी से पहचान करनी होगी। शी ब्लैंक दिस लैंग्वेज सिंस 2010, 2010 से, 2010 से वह यह भाषा सीखना है ना, तो सीख रही है। 2010 से वह यह भाषा सीख रही है। तो अब मैंने इसका अर्थ सामान्य में लगाया रही है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो शी हैज बीन लर्निंग, शी हैज बीन लर्निंग दिस लैंग्वेज सिंस 2010। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे, माई फादर ऑन स्क्रिप्चर्स फॉर 10 years व्हेन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे इस वाक्य को थोड़ा सा समझ लीजिए। फॉर 10 years आ गया तो सिंस 4 प्लस टाइम हो गया। अब मैंने कहा ना कि वाक्य में ये देखो कि कहीं पे कोई आपको ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर का है या पास्ट का है। व्हेन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तब मेरे फादर 10 साल से स्क्रिप्चर्स पे काम कर रहे थे। उस समय जब भी मान लो कि 2015 में मैंने ग्रेजुएशन की, उस समय उनको 10 साल हो गए। आज मान लो कि 2022 है तो इसका मतलब उनको 17 साल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड कंप्लीटेड है ये बता रहा है कि पास्ट टेंस चल रहा है और सिंस 4 प्लस टाइम आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो माई फादर हैड बीन और वर्किंग, My father had been working on scriptures for 10 years. मेरे फादर स्क्रिप्चर्स पे 10 सालों से काम कर रहे थे जब मैंने ग्रेजुएशन की थी। और आज उस बात को 7 साल हो गए हैं, तो इसका मतलब 17 सालों से मेरे फादर स्क्रिप्चर्स पे काम कर रहे हैं। ये तो वर्तमान की स्थिति है। नेक्स्ट देखते हैं, ही
ब्लैंक हेयर फॉर 50 इयर्स, लिव की वर्ब है इन 2030। ये फ्यूचर को बता रहा है। दो चीज हो गई, सिंस 4 प्लस टाइम आया तो क्या यूज होगा, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन अगर कोई फ्यूचर को बताने वाला शब्द आ गया तो ये कौन सा परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। 2030 में उससे वो यहाँ 50 सालों से रह रहा होगा। इसका मतलब अभी उसको 50 साल नहीं हुए, अभी वो यहाँ 42 सालों से रह रहा है। 2022 चल रहा है तो 42 सालों से रह रहा है। 2030 में वह यहाँ 50 सालों से रह रहा होगा। तो ही will have been living here for 50 years। तो मैंने बताया ना कि सिंस 4 प्लस टाइम अगर होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये देखो कि कोई समय बताने वाला शब्द है क्या। अगर समय बताने वाला शब्द पास्ट का आता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। समय बताने वाला शब्द अगर फ्यूचर को बताता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा रूल नंबर 10। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया है, इसकी हम और एक्सरसाइज भी आगे देखेंगे तो रूल्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।